हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन आवर चैनल जेके कैरियर इंस्टीट्यूट। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 11 की एनसीईआरटी का एक बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त चैप्टर जिसका नाम है फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हम लोग बात करेंगे फ्लूइड्स के बारे में। ठीक है, और ये किस तरीके से हमारे लिए यूज़फुल है। ठीक है, और किस तरीके से हम इस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर में पढ़ेंगे। ठीक है, ये चैप्टर जो है ये हमारी फिजिक्स के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है, साथ ही साथ हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो ये चैप्टर बहुत ही ज़बरदस्त है। चलिए, वैसे बहुत ही प्यारा चैप्टर लगता है मुझको, तो इस पर हम लोग बात करते हैं। देखते हैं सबसे पहले फ्लूइड के बारे में। ठीक है, फ्लूइड एक्चुअल में जो फ्लूइड है, ठीक है, इसको हिंदी में हम लोग तरल भी बोलते हैं, और तरल बेसिकली लिक्विड्स होते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग बेसिक आपसे क्वेश्चन एक पूछे कि एक्चुअल में फ्लूइड क्या होता है, तो आप लोग क्या आंसर देंगे? एनीथिंग, फर्स्ट है एनीथिंग दैट कैन फ्लो इज अ फ्लूइड। यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो क्या कर सकती है, फ्लो कर सकती है, वो फ्लूइड कहलाती है। ठीक है, सिंपल एकदम। तो क्या हम लोग लिखेंगे? एनीथिंग दैट कैन फ्लो इज अ फ्लूइड। यानी हमारे चारों तरफ जो कोई भी ऐसी चीज़ जो क्या कर सकती है, फ्लो कर सकती है, वो फ्लूइड कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट आप इसी के अंदर लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिए, दे हैव अ डेफिनिट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनिट शेप। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग लिखिए, they have a definite volume but not definite shape। एंड नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर लिखिए आप, इट इज, नेक्स्ट लिखिए, इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर, it takes the shape of the container in which they are kept, in which they are kept। and next point, it flows under its own weights। यानी कि ये जो हमारे फ्लूइड्स होते हैं ये कैसे होते हैं, अपने ही भार के तले क्या हो जाते हैं, बह जाते हैं, जैसे हमारे इमोशंस। ठीक है, जैसे कोई भी फ्लो, यानी कि अगर हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने 1 ग्लास में वाटर ले लिया, इसको अगर हम लोग फर्श पर डालें तो ये क्या होता है, अपने ही भार के लिए, ठीक है, अपने ही वेट के थ्रू ये क्या करने लगता है, फ्लो करने लगता है। हमको उसको बहाने के लिए अलग से एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है क्या? नहीं लगाना पड़ता है। ठीक है, ये क्या होता है, अपने वेट के ही बहाव, मतलब अपने वेट के कारण ये क्या होने लगता है, फ्लो करने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप लोग लिखिए, कौन कौन सी चीज़ें आती हैं फ्लूइड के अंदर? ऑल लिक्विड्स। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ऑल लिक्विड्स एंड सम गैसेस फ्रॉम फ्लूइड्स। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग ने कितनी सारी चीज़ें देखी? 4.5 पॉइंट देखे। ठीक है, 4-5 पॉइंट देखे हमने। क्या, कौन कौन से? हमने सबसे पहले क्या देखा, कोई भी ऐसी चीज़ जो क्या कर सकती है, फ्लो कर सकती है, वो फ्लूइड कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा जो फ्लूइड होते हैं। ठीक है, फ्लूइड जनरली क्या होते हैं, लिक्विड्स होते हैं, यानी कि जो फ्लूइड होते हैं उनका शेप क्या होता है, इनडेफिनिट, बट वॉल्यूम क्या होता है, डेफिनिट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमने पॉइंट जो लिखवाया था आप लोग को, वो लिखवाया था कि ये क्या करते हैं, कंटेनर का शेप ले लेते हैं। मैंने लिखवाया था, इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर, यानी ये क्या करते हैं, कंटेनर का शेप ले लेते हैं। ठीक है, इनको जिस भी कंटेनर में डाला जाता है, जैसे मान लीजिए अगर मैं इसको बाउल में डालता हूँ तो ये बाउल का शेप ले लेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल में सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारा आ जाता है वाटर ही, क्योंकि वाटर भी क्या है, फ्लूइड है, लिक्विड्स है। ठीक है, और हनी ले लेते हैं। ठीक है, मरकरी ले लेते हैं, ये सारे क्या हैं, हमारे फ्लूइड्स हैं। ठीक है, ये हमारे हो गए फ्लूइड्स के एग्जाम्पल। चलिए, नेक्स्ट हमने क्या बताया था, कुछ गैसेस और जितने भी लिक्विड हैं वो हमारे किसके अंदर आते हैं, फ्लूइड के अंदर आते हैं। ठीक है, ये जो हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स है, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ये जो हमारा पार्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है,
ये हमारा हाइड्रोलिक्स लिया गया है, ठीक है। हम लोग बात करते हैं हाइड्रोलिक्स की, ठीक है। हाइड्रोलिक्स से ये हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स पार्ट दिया गया है। इसके अंदर हम लोग दो बातें करेंगे, ठीक है। इसके अंदर हम लोग दो बात करेंगे। हाइड्रोलिक्स के अंदर हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे दो चीज़ें, स्टैटिक्स फ्लूइड एंड डायनामिक फ्लूइड। डायनामिक फ्लूइड, स्टैटिक फ्लूइड के अंदर हम लोग बात करेंगे सबसे पहले वाटर एट रेस्ट, वाटर एट रेस्ट। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे वाटर एट रेस्ट बट विद रिस्पेक्ट टू द कंटेनर, but container is moving, ओके। एंड नेक्स्ट इसमें हम लोग बात करेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आपने 9th क्लास में इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा हुआ होगा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। एंड इसी के अंदर हम लोग बात करेंगे पास्कल्स लॉ, ठीक है। पास्कल्स लॉ एंड बॉयंसी, ठीक है। इसी के अंदर हम लोग इतनी सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। फर्स्ट हम लोग स्टैटिक्स फ्लूइड में क्या पढ़ेंगे, वाटर एट रेस्ट, यानी पानी क्या रहेगा, एकदम रुका हुआ। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, वाटर एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द कंटेनर बट कंटेनर इज मूविंग, यानी कि वाटर क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा, लेकिन कंटेनर क्या रहेगा, जिस कंटेनर में वो रखा है वो कंटेनर क्या कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इसी के अंदर पढ़ेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ये बहुत ही अच्छा प्रिंसिपल है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे पास्कल्स लॉ एंड बॉयंसी फोर्स। इसके बाद हम लोग बात करेंगे डायनेमिक फ्लूइड के अंदर, ठीक है। डायनेमिक फ्लूइड का मतलब होता है बहता हुआ पानी, ठीक है। इसके अंदर हम लोग बात करेंगे इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ठीक है, एंड बर्नौली, ठीक है, बर्नौलीज प्रिंसिपल। इतना हम लोग इस चैप्टर के अंदर टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, फिर मैं पढ़ता हूँ एक एक टॉपिक को लेकर। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्टैटिक्स फ्लूइड के अंदर, ठीक है। जितना भी अभी हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, स्टैटिक्स फ्लूइड पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग एंट्री मारेंगे डायनेमिक फ्लूइड के अंदर। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए, इसके अंदर फिर हम लोगों को सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ना है फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर, वो पढ़ना है हम लोगों को डेंसिटी। डेंसिटी तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे क्या होती है। इसको किससे डिनोट करते हैं, रो से डिनोट करते हैं, ठीक है। आपने क्लास 9 के अंदर पढ़ा हुआ होगा। फिलहाल मैं बता देता हूँ डेंसिटी क्या होती है। इट इज़ द रेशियो ऑफ मास, it is the ratio of mass and volume, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। इसको किससे डिनोट करते हैं, रो से डिनोट करते हैं। ऐसे भी आप लिख सकते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। It is denoted by रो, ठीक है। ये ग्रीक वर्ड है, इसको रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रो, ठीक है। ये बात तो यहाँ पे क्या हो गया, इसको रो से डिनोट करते हैं। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी होती है। तो अगर हम लोग फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला इसका क्या बन जाएगा, मास। अगर मान लीजिए किसी भी सब्सटेंस का या किसी भी फ्लूइड का मास m है और उसका वॉल्यूम v है, तो जो फॉर्मूला निकल के आता है
वो निकल के आता है रो इज इक्वल टू m/v। ठीक है, फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, रो इज इक्वल टू m/v। और ये जो मास होता है ये किस में ले सकते हैं हम लोग, kg या फिर ग्राम में, और वॉल्यूम किस में रहेगा हमेशा, मीटर क्यूब या फिर सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, तो अगर हम लोग इसकी यूनिट की बात करें कि डेंसिटी की यूनिट क्या होगी, तो डेंसिटी की यूनिट हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, यूनिट ऑफ डेंसिटी। ठीक है, अगर हम लोग डेंसिटी की यूनिट की बात करें तो मास को हम लोग डिनोट करते हैं m से, और इसको मेज़र करते हैं kg में। ठीक है, और वॉल्यूम को हम लोग किस में मेजर करते हैं, मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब में। तो डेंसिटी की जो यूनिट आएगी तो वो आ जाएगी हमारी kg पर मीटर क्यूब या फिर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, कहीं कहीं पे इसको मीटर क्यूब लिखते हैं और यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब लिखते हैं। ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब क्या है इसकी, सीजीएस यूनिट, एंड ये क्या है इसकी, एमकेएस यूनिट। ठीक है, सीजीएस यूनिट में ये जो सेंटीमीटर क्यूब है इसको कहीं कहीं पे आपको लिखा हुआ ऐसे भी मिल सकता है, सीसी। ठीक है, सीसी का मतलब क्या होता है, क्यूबिक सेंटीमीटर। ये है एक्चुअल में ऐसे यही चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, लेकिन इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो कहीं पे अगर ऐसा लिखा मिले तो आप लोग समझ जाएंगे क्या लिखा हुआ है, क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, सीसी का मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर, या फिर इसको अगर एक्चुअल में कैसे पढ़ते हैं, सेंटीमीटर क्यूब नहीं, क्यूबिक सेंटीमीटर पढ़ते हैं। ठीक है, तो डेंसिटी की जो यूनिट आ गई वो क्या आ गई, एमकेएस यूनिट देखें तो केजी पर मीटर क्यूब, एंड सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगी, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अगर इसके डायमेंशन की बात करें, ठीक है, अगर इसके डायमेंशन की बात करें तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, मास है इसका m। ठीक है, वॉल्यूम को किस में मेजर करते हैं, मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब में। तो वॉल्यूम को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे किससे, L से। ठीक है, -3, ये क्या हो जाएगा, इसका डायमेंशन हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा किसका डायमेंशन, डेंसिटी का डायमेंशन। तो आई होप आपको डेंसिटी के बारे में पता चल गया होगा क्या होता है। ये एक रेशो होता है किसका, मास का और वॉल्यूम का। हम लोग बोलेंगे मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। इसको किससे डिनोट करते हैं, रो से डिनोट करते हैं। रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है, केजी पर मीटर क्यूब या फिर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसकी डायमेंशन क्या होती है, ml-3। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो अब हम लोग आगे इसके बारे में और बात करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो टॉपिक आता है वो आता है रिलेटिव डेंसिटी का। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, तब तक देखते हैं रिलेटिव डेंसिटी के बारे में। चलिए तो देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है आप लोग लिखिए जरा। रिलेटिव डेंसिटी, इट इज अ रेशियो ऑफ, लिखिए, इट इज अ रेशियो ऑफ सब्सटेंस, इट इज अ रेशियो ऑफ सब्सटेंस टू रेशियो ऑफ water at 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इट इज अ रेशियो ऑफ सब्सटेंस टू रेशियो ऑफ वाटर। ठीक है, ये क्या होता है हमारा, रिलेटिव डेंसिटी होती है। ठीक है, तो रिलेटिव डेंसिटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर डी इज इक्वल टू आर डी रिलेटिव डेंसिटी। ओके, तो रिलेटिव डेंसिटी को हम लोग लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी का हम लोग यूज़ क्यों करते हैं। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी जो हमारी होती है, जब हमको किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी का पता करना होता है या फिर कंपैरिजन करना होता है किसी स्टैंडर्ड फ्लूइड की डेंसिटी से, तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं, रिलेटिव डेंसिटी का यूज़ करते हैं। ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं, हमेशा वाटर से कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि वाटर क्या होता है कि स्टैंडर्ड फ्लूइड होता है, और ये इसकी जो वैल्यू होती है, ठीक है, वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैक्सिमम होती है। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी में वाटर की, जो डेंसिटी होती है वाटर की, ठीक है, वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होती है, मैक्सिमम होती है। और जो वैल्यू होती है वाटर की डेंसिटी की, जो वैल्यू होती है वो होती है 1 ग्राम पर सीसी, यानी कि
1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, या फिर इसको अगर हम लोग केजी पर मीटर क्यूब में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1000 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये वाटर की डेंसिटी होती है हमारी। ठीक है, और ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। ये क्या होता है, प्योर रेशियो होता है। ओके, अगर हम लोग इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट बोलिए, इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट बोलिए क्या होगी, ये यूनिट लेस होगा। सोच में पड़ गए ना। देखिए ये क्या है, डेंसिटी, ये भी क्या है, डेंसिटी। ठीक है, तो केजी पर मीटर क्यूब एन अपॉन में केजी पर मीटर क्यूब, ये सारा क्या है, प्योर रेशियो है, तो इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। तो यूनिट में क्या लिखेंगे, यूनिट लेस। ठीक है, यानी जो रिलेटिव डेंसिटी हमारी होती है इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। ठीक है, अगर इसकी कोई यूनिट नहीं होती है तो इसकी कोई डायमेंशन भी नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे लिख लेंगे इट इज़ अ प्योर रेशियो। ये क्या है, इट इज़ अ प्योर रेशियो। ओके, यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे। इस वजह से ये क्या होती है, यूनिट लेस होती है। वाटर की डेंसिटी आप लोग याद रखेंगे अभी आगे आने वाले न्यूमेरिकल में, और आपको हर जगह जब तक आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे तब तक आपको ये चीज़ें याद आती रहेंगी और काम आती रहेंगी। ओके, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो वाटर की डेंसिटी होती है वो क्या होती है, 1 ग्राम पर सीसी, किसमें, CGS में। ठीक है, एंड अगर ग्राम में होगा तो, अगर केजी में देखेंगे तो 1000 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हो गई हमारी रिलेटिव डेंसिटी। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं डेंसिटी के और आगे, यानी कि इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, डेंसिटी ऑफ अ मिक्सचर। यानी कि अगर हम लोग क्या करें, दो फ्लूइड हो, उनकी डेंसिटी अलग अलग हो। ठीक है, अगर उनको आपस में मिला देते हैं तो जो मिक्सचर हमको मिलेगा उस मिक्सचर की डेंसिटी क्या होगी। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, अगर नोट करना है तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए देखते हैं डेंसिटी ऑफ अ मिक्सचर। डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, हमने दो लिक्विड ले लिया। ठीक है, यहाँ पे ले लिया लिक्विड 1 एंड लिक्विड 2। ठीक है, दो लिक्विड हमने ले लिए यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ले लिया एक का मास m1 डेंसिटी ρ1 एंड दूसरे का मास m2 डेंसिटी ρ2। दोनों को आपस में क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। अब आपसे पूछ रहा है जो मिक्सचर की डेंसिटी होगी, यहाँ पे जो मिक्स होके जो फ्लूइड आया हमारा, इसकी जो डेंसिटी होगी वो क्या होगी। ठीक है, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर आपसे पूछ रहा है तो आप क्या बोलेंगे। ठीक है, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर आपसे पूछ रहा है तो आप सिंपल, अभी डेंसिटी का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा, आपने डेंसिटी का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है, दो फ्लूइड को मिक्स कर दिया गया है, तो हमको तो फॉर्मूला यही पता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। ठीक है, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो यहाँ पे अगर टोटल मास की बात करेंगे, दोनों लिक्विड को जब हमने मिक्स किया तो इसका मास m1 था, इसका मास m2 था, तो दोनों का मास अगर टोटल मास देखें तो यहाँ पे टोटल मास हमारा कितना आ जाएगा, टोटल मास आ जाएगा m1 प्लस m2। ठीक है, अब हमको वॉल्यूम तो दिया नहीं है, हमको क्या दी हुई है, डेंसिटी दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग, ये फॉर्मूला हमको दिया हुआ है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे, इससे और कई फॉर्मूले बनेंगे। अब देखिए यहाँ से हमको क्या करना है, अगर वॉल्यूम निकालना है, देखिए डेंसिटी दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, अब हमको यहाँ से क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इधर, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे, तो ये जो वॉल्यूम है ये ऊपर चला जाएगा और रो कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, यानी कि वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी। ठीक है, और हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, डेंसिटी ऑफ वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर की, यानी कि इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो वॉल्यूम इसका क्या हो जाएगा, टोटल मास अपॉन टोटल डेंसिटी, यानी कि T का मतलब है टोटल। ठीक है, टोटल मास अपॉन टोटल डेंसिटी। ओके,
तो यहाँ पे जो टोटल मास है हमारा कितना है m1 प्लस m2, ठीक है। और अगर हम लोग टोटल डेंसिटी की बात करें तो कितना हो जाएगा ρ1 प्लस ρ2, ठीक है, टोटल डेंसिटी। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा वॉल्यूम ρ1 प्लस ρ2, यानी कि टोटल वॉल्यूम अपॉन टोटल मास अपॉन टोटल डेंसिटी। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग क्या लिखना है, हमको टोटल वॉल्यूम लिखना है, तो यहाँ पे लिख देंगे m1 अपॉन ρ1 प्लस m2 अपॉन ρ2, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम लोग डेंसिटी ऑफ मिक्सचर देखना चाहें तो मैं इसको थोड़ा सा रब्त कर देता हूँ, ठीक है, आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो अगर मैं टोटल मिक्सचर की डेंसिटी लिखना चाहूँ, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, टोटल मास m1 प्लस m2 अपॉन टोटल वॉल्यूम m1 अपॉन ρ1 प्लस m2 अपॉन ρ2, ठीक है। ये हमारी क्या आ गई, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर आ गई, ठीक है। इसी में हमारे कुछ स्पेशल केस बनते हैं, तो आप लोग ऐसे एक स्टार या हैशटैग कुछ भी लगा के यहाँ पे लिख लेंगे स्पेशल केस, ठीक है। यहाँ पे आप लोग हेडिंग डालेंगे स्पेशल केस। अब स्पेशल केस में दो केस आते हैं यहाँ पे। फर्स्ट केस क्या आएगा, इफ मास ऑफ बोथ लिक्विड, इफ मास ऑफ बोथ लिक्विड इज सेम। अगर हम लोग क्या करें, जो हमारे पास लिक्विड 1 था एंड लिक्विड 2 था, दो लिक्विड थे ना, यहाँ पे लिख लेंगे लिक्विड 1 और यहाँ पे लिख लेंगे लिक्विड 2। दो लिक्विड थे, इनका मास m1 था और इसका मास m2 था। हमने बोला कि जो मास है, एक स्पेशल केस बनाया और हमने बोला जो मास है, ठीक है, किसका, लिक्विड का, दोनों लिक्विड का मास क्या हो गया, सेम, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। हम लोग क्या लिख सकते हैं, m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m। तो अगर आपसे बोल रहा है कि इफ मास ऑफ द बोथ लिक्विड इज सेम, यानी कि अगर इस लिक्विड में दोनों के मास क्या कर दें हम लोग, सेम कर दें, ठीक है, दोनों लिक्विड के मास अगर हम लोग सेम कर दें तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर जो आएगी वो क्या आएगी। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m, यानी जहाँ पे m1 है और m2 है इसकी जगह पर क्या रख देंगे, m रख देंगे और देखेंगे जो हमारी डेंसिटी ऑफ मिक्सचर आ रही है वो क्या आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, m1 की जगह पर क्या रखेंगे, m प्लस m2 की जगह पर भी क्या रखेंगे, m, क्योंकि दोनों का मास क्या हो गया है, सेम हो गया है, ठीक है। और m1 की जगह पर यहाँ पे भी क्या रखेंगे, m प्लस m अपॉन ρ1 अपॉन ρ2। जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2m अपॉन, ठीक है, यहाँ पे m को आप लोग कॉमन ले लीजिए तो यहाँ आएगा ρ1 प्लस ρ2 अपॉन ρ1 ρ2। ये m से m कैंसिल हो जाएगा और ये ρ1 ρ2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से जो फॉर्मूला आएगा डेंसिटी ऑफ मिक्सचर का वो क्या आ जाएगा, 2ρ1 ρ2 अपॉन ρ1 प्लस ρ2, ठीक है। ये आ जाएगी आपकी क्या, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर इफ मास ऑफ बोथ लिक्विड इज सेम, ठीक है। अगर दोनों लिक्विड के मास क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, तो जो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर है वो कितनी आएगी, 2ρ1 ρ2 अपॉन ρ1 प्लस ρ2, ठीक है। ये कंडीशन आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपको कोई दो लिक्विड दे दिए गए हों, ठीक है, उनको मिक्स करके अगर आपसे मिक्सचर की डेंसिटी पूछे, ठीक है, तो उसके लिए ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अगर बोल दे उसका मास क्या है, सेम, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2ρ1 ρ2 अपॉन ρ1 प्लस ρ2, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई अच्छे से। चलिए इतना आप लोग नोट करिए फटाक से, फिर सेकंड केस दिखाता है। सेकंड केस में बोल रहा हूँ, आप लोग 5 मिनट का मैं समय दे रहा हूँ, आप लोग अपने मन से करिए। इफ वॉल्यूम ऑफ बोथ लिक्विड इज सेम। अब इसमें क्या बोल रहा है, V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V। अगर आपसे बोल रहा है दोनों लिक्विड के वॉल्यूम सेम हो जाए तब डेंसिटी ऑफ मिक्सचर क्या होगी, ये आपको बताना है, ठीक है। तो मैं 5 मिनट का समय दे रहा हूँ, फटाक से इसको नोट करके और जल्दी से ये सेकंड वाला केस हमको बताइए, ठीक है, क्या हुआ। चलिए तो हम लोग सेकंड स्पेशल केस, आप जल्दी से बताइए क्या आया आंसर कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो स्पेशल केस सेकंड हम लोग देख रहे थे
सेकंड में हमने क्या देखा था, इफ वॉल्यूम ऑफ बोथ लिक्विड इज सेम, अगर दोनों लिक्विड के वॉल्यूम क्या कर दिए जाएं, सेम कर दिए जाएं, तो यहाँ पे क्या आएगा, जो आंसर आएगा वो क्या होगा, ठीक है, जो आंसर होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कौन सा लिक्विड दिया हुआ था अभी, मास वाला, कौन सा लिक्विड, M1 ρ1 एंड M2 ρ2, ठीक है, ये वाला लिक्विड दिया हुआ था, ठीक है। यहाँ पे आपको डेंसिटी दी हुई थी और क्या दिया हुआ था, मास दिया हुआ था। अब हम लोग एक ऐसे लिक्विड की बात करने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, वॉल्यूम की, तो हम लोग एक केस इसमें और भी बनता है। देखिए यहाँ पे एक पार्ट और यहाँ पे कर लेते हैं। अब हम लोग एक ऐसा लिक्विड लेते हैं जिसमें क्या दिया हो, वॉल्यूम दिया हो, ठीक है, यानी दिया हो ρ1 V1 और ρ2 V2, ठीक है। हमने क्या कर दिया, एक ऐसा लिक्विड ले लिया है जिसमें क्या दिया है, हमको डेंसिटी दी है प्लस वॉल्यूम दिया है, ठीक है। ये आप इससे पहले सेकेंड वाला पार्ट लिख लेंगे, इसके बाद स्पेशल केस में ये वॉल्यूम वाला बनेगा, ओके। चलिए, तो यहाँ पे हमको ρ1 V1 दिया है और ρ2 V2 दिया है। तो यहाँ पे अगर हम लोग डेंसिटी ऑफ मिक्सचर की बात करेंगे तो जो डेंसिटी आएगी वो कितनी आ जाएगी हमारी। अब यहाँ पे देखिए, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, फॉर्मूला वही, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। अब हमको क्वेश्चन में क्या गिवन है, वॉल्यूम, क्या चीज़ गायब है, मास, ठीक है, किसका, लिक्विड का मास गायब है। तो हम लोग फिर से स्टैंडर्ड वाले फॉर्मूले की तरफ मूव करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या था, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से अगर हम लोग लिक्विड फर्स्ट के लिए क्या निकालना चाहेंगे, मास निकालना चाहेंगे, यानी लिक्विड फर्स्ट के लिए अगर हम लोग मास मान ले, लेट लिक्विड फर्स्ट के लिए जो मास है वो क्या है M1 एंड लिक्विड 2 के लिए जो मास है वो क्या है M2। तो यहाँ से अगर हम लोग M1 की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो M1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ρ1 V1, ठीक है। और यहाँ से अगर M2 की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो क्या आ जाएगी, ρ2 एंड V2, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई। तो यहाँ से अगर हम लोग मास लिखना चाहेंगे, टोटल मास, तो यहाँ क्या लिखेंगे, टोटल मास होगा M1 प्लस M2, ठीक है, अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2, ठीक है, रो मिक्सचर इक्वल टू। अब यहाँ से M1 की वैल्यू कितनी है, ρ1 V1 प्लस M2 की वैल्यू कितनी है, ρ2 V2 अपॉन V1 प्लस V2, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारी क्या, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, जब हमको क्या दिया हो, वॉल्यूम गिवन हो, ठीक है। अब इसके अंदर ये वाला स्पेशल केस बनता है जो मैंने आपको सेकंड केस दिया हुआ है, ठीक है। सेकंड केस क्या है, इफ वॉल्यूम ऑफ बोथ लिक्विड इज सेम। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम आएगा लिक्विड का वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, यानी V1 और V2 की वैल्यू हम लोग क्या सपोज कर लेंगे, V, यानी V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V, ठीक है। हमने ये मान लिया कि V1 और V2 क्या है, V के बराबर है, यानी दोनों वॉल्यूम क्या होंगे, सेम होंगे। तब इसके लिए जो हमारी डेंसिटी आएगी वो क्या आएगी, ठीक है। यहाँ से मैं इसको रफ कर रहा हूँ। तो देखिए, ये जो स्पेशल केस है कि V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V के लिए जो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर है वो क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ से जो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर आएगा वो कितना आ जाएगा, रो मिक्सचर इक्वल टू ρ1 V प्लस ρ2 V अपॉन V प्लस V, ठीक है। तो यहाँ से V हमारा कॉमन आ जाएगा और यहाँ बचेगा ρ1 प्लस ρ2 अपॉन 2 इंटू V। अब ये V से ये V शहीद, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ρ1 प्लस ρ2 अपॉन 2। ये आ जाएगी हमारी क्या, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, ठीक है। तो ये बन गया इसका स्पेशल केस। तो आई होप आपको यह बढ़िया समझ में आ गया होगा, ठीक है। डेंसिटी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके बाद जो हम लोग बात करेंगे वो किसके बारे में बात करेंगे, प्रेशर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे किसके बारे में, प्रेशर के बारे में। मैं जितना भी आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है, वो हमारा NCERT बेस्ड रहेगा। इसके साथ साथ मैं क्या करूंगा, NCERT के क्वेश्चन भी आप लोगों को पूरा सॉल्व करवाऊंगा। तो आप लोग एकदम आराम से इस वीडियो को देखिए, ठीक है, कहीं भी भागने की ज़रूरत नहीं है। पूरा का पूरा कोर्स आपको इस चैनल पे अवेलेबल होगा, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। और हमारे
चैनल पे अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे मिलने वाली अपडेट आपको मिले सबसे पहले। ठीक है, चलिए तो हम लोग बात करने वाले थे प्रेशर के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा नेक्स्ट लेक्चर में वो क्या होगा, प्रेशर होगा। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। आई होप आपको डेंसिटी के बारे में अच्छे से नॉलेज हो गई होगी। फ्लूइड, आज देखिए हम लोग ने क्या क्या पढ़ा, फ्लूइड पढ़ा। ठीक है, एक्चुअल में फ्लूइड क्या होता है, ये किस चीज़ का मतलब ये फ्लूइड मैकेनिक्स कहाँ से आया। ठीक है, हाइड्रोलिक्स के बारे में पढ़ा और हमने टॉपिक पढ़ा कि इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हमने मूव किया किस पे, डेंसिटी पे। डेंसिटी में मैंने देखा डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी की यूनिट क्या होती है और उसकी डायमेंशन क्या होती है। फिर हमने रिलेटिव डेंसिटी के बारे में पढ़ा एंड नेक्स्ट फिर हमने क्या पढ़ा, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर पढ़ा। तो इतना हमने डेंसिटी के बारे में पढ़ा। अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे वो बात करेंगे प्रेशर के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में और भी अच्छे टॉपिक्स के साथ। ठीक है, तब तक के लिए अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।